देखेंगे हालावादी कवियों के विषय में आलोचकों के क्या मत रहे हैं, उन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हालावाद से भी एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हालावादी कविता, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हालावाद। इस काव्य धारा के कवियों तथा छायावादी कवियों में दृष्टि और विषय की बड़ी समानता है। इन कवियों की भी दृष्टि रोमानी है। कैसी है दृष्टि? तो रोमानी है। वस्तु जगत के प्रति इनकी भी प्रतिक्रिया अत्यंत भावात्मक है। कैसी है? अत्यंत भावात्मक है। ये भी वस्तु जगत से नहीं, वस्तु जगत की प्रतिक्रिया से उत्पन्न अपने निजी सुख दुख के आवेग में से संबंध रखते हैं। इसलिए इनकी कविता में भयंकर आत्म संपृक्त और उत्तेजना मिलती है। किसमें मिलती है? हालावाद की कवियों में क्या मिलती है? भयंकर आत्म संपृक्त और उत्तेजना मिलती है। हालावाद का विषय मूलतः सौंदर्य और प्रेम तथा तजजन्य उल्लास और विषाद की अनुभूति है। इनकी भी अभिव्यक्ति प्रमुख माध्यम गीत है। इन्होंने भी अपनी कविताओं को क्या माध्यम बनाया था? गीत ही। छायावादी कवि की प्रकृति के समान गीतात्मक है, किंतु कृतियों में हालावादी कवि छायावादी कवियों जैसा संकोच और रहस्यात्मकता और आदर्शमकता नहीं है। क्योंकि जो छायावादी कवि थे वो संकोची थे, लेकिन हालावाद के जो भी कवि थे वो संकोची थे, तो अपनी बात को वो प्रत्यक्ष करने में विश्वास रखते थे। बल्कि हालावाद के कवि कैसे थे? तो वो साहस के साथ साफ तौर पर, बल्कि साहस के साथ कोई भी बात हो वो अपने साफ तौर पर, अपने निजी प्रेम हो चाहे संवेग हो, वो प्रत्यक्ष रूप से कहते थे। वो बिल्कुल भी संकोच नहीं रखते थे। चाहे उनके सुख दुख हो, चाहे संवेग हो, चाहे निजी प्रेम हो, वो प्रत्यक्ष होकर कहते थे। और ये छायावादी के जो कवि थे वो अपने प्रेम हो चाहे सुख दुख उसको कहने में संकोच करते थे। इनकी पीड़ा छायावादी कवियों की घिसती हुई वेदना की तरह सामान्य नहीं, बल्कि निजी प्रतीत होती है। अतः इसके अनुभव का एक विशिष्ट बिंब उभरता व लक्षित होता है। छायावादी स्वयं के माध्यम से अपना अनुभव उभारते हैं और व्यक्तिवादी कविता भी। किंतु छायावाद का मैं संकोच या मर्यादा के आतंक का अनुभव करने के कारण तीव्रता से प्रकट होने के स्थान पर मंद मंद प्रकाशित होता था। जहाँ ये हालावादी कवि थे अपने भाव को, सुख दुख को, प्रेम को ये प्रत्यक्ष कर देते थे, वहीं छायावाद के जो कवि थे वो अपने संकोच में अनुभवों को क्या करते थे? बहुत धीरे धीरे या मंद मंद प्रकाशित उनकी कविताएं होती थी। अपनी भावनाओं को खुलकर वो नहीं बोल पा रहे थे। जबकि हालावादी गीत कविता का मैं अपने समूचे राग विराग के साथ फूट पड़ता है। क्या होता है? फूट पड़ता है। हालावाद शब्द दो शब्दों के योग से बना है, एक हाला प्लस वाद। हाला का क्या अर्थ है? मदिरा, और वाद का क्या अर्थ है? सिद्धांत या मत। हालावाद जीवन कठिनाई से मधुपान कर मुक्ति की क्षण भंगुरता में विश्वास रखता है। किसमें विश्वास रखता है? मुक्ति की क्षण भंगुरता में विश्वास रखता है। कौन सा वाद? तो हालावाद। आनंद और मस्ती से जीवन व्यतीत करने की भावना है हालावाद। क्या है? आनंद से मस्ती जीवन व्यतीत करने की भावना क्या है? ये हालावाद के कवियों की पहचान है। हालावाद हिंदी साहित्य में फारसी भाषा से प्रवेश किया। किस भाषा से? तो फारसी भाषा से। हालावाद जीवन कठिनाई से मधुपान कर मुक्ति की क्षणभंगुरता में विश्वास रखता है। हालावाद हिंदी साहित्य में फारसी भाषा से प्रवेश किया। हिंदी भाषा के कवि उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद करके हालावाद हिंदी में आया था। कैसे आया था? जो उमर खयाम की जो रचनाएं थी उसका हिंदी अनुवाद करके हालावाद हिंदी में आया था। अब हालावाद के संदर्भ में विद्वानों या आलोचकों के क्या मत हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नगेंद्र को। ये व्यक्ति कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा बनकर आई थी। जैसे ये कथन दे दिया आपको कि ये व्यक्ति कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा बनकर आई है। यह कथन किसका है हालावाद के विषय में? तो यह नगेंद्र का
कथन है। और दूसरा कथन देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने क्या कहा इलाहाबाद के विषय में, इस युग को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता कहा जा सकता है। तो ये कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब बच्चन सिंह क्या बोलते हैं, प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास हालावाद है। ये किसने कहा था कि हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास हालावाद है, यह कथन किसका है, तो बच्चन सिंह का। हेतु भारद्वाज, हालावादी काव्य छह रोमांस और कुंठा का काव्य है, यह कथन किसका है, तो भारद्वाज का। यदि हम इस काव्य धारा में आने वाली कृतियों का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि हालावादी कवि लौकिक मत को केंद्रीय वृत्ति मानते हैं। प्रेम का संयोग, वियोग जन्य उल्लास, पीड़ा, उदास, टूटन, असंतोष आदि का सघन स्वर बना इन कविताओं में प्रकट हुआ है। ऐसे में रचना लिखने वालों में बच्चन जी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लंचल, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, शंभुनाथ का नाम आता है। ये कौन थे, ये जितने भी कवि थे सब ये हालावादी कवि थे। तो प्रश्न ये बनता है कि हिंदी में हाला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो भगवती चरण वर्मा ने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हालावाद के कवि हरिवंश राय बच्चन जी को। अब इनके बारे में सबसे पहले देखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न जरूर पूछते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं, चलिए। बच्चन जी का जन्म, इनका जन्म 1907 26 नवंबर इलाहाबाद जिले के कटघर नाम स्थान पर हुआ था। मृत्यु इनका कब हुआ था, तो 2003 में मुंबई में हुआ था। पिता का क्या नाम था, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। माता सरस्वती थी। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम विवाह सन 1926 में श्यामा नामक लड़की से हुआ था। किससे हुआ था, तो श्यामा नामक लड़की से 1926 में हुआ था, और जो 1936 ईस्वी तक थी। दूसरा विवाह इनका किससे हुआ था, तो जब इनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया तो इनका विवाह हुआ था इनसे तेजी सिंह बच्चन से। और कब हुआ था, तो 1941 में। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी में नवीनवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। नवीनवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को। साथ ही उस नवीनवाद को हालावाद कहा गया, नवीनवाद को ही हालावाद कहा गया था। हरिवंश राय बच्चन ने हाला को व्यवस्था विरोध का प्रतीक माना है। किसने माना है व्यवस्था विरोध प्रतीक, तो हरिवंश राय बच्चन ने माना है। बच्चन को हिंदी का वायरन कवि भी कहा जाता है। साथ ही साथ छह रोमांस का कवि भी बच्चन जी को कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने हरिवंश राय बच्चन को मस्ती और अल्हड़ का कवि भी कहा है। हिंदी में बच्चन जी का प्रवेश उमर खय्याम की रुबाइयों के अनुवाद के साथ हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही है। तो अब चलिए अब इसके बाद देखते हैं बच्चन जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनका मधुशाला जो 1935 में था, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, निशानी मंत्र 1938 में, एकांत संगीत 1939 में, आकुल अंतर 1943 में, शतरंगिणी 1945 में, बंगाल का अकाल 1961 में। हलाहल, खादी के फूल, इनकी जो रचना थी खादी के फूल, ये पंत और बच्चन जी ने आपस में मिलकर लिखा था। मिलन यामिनी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही उस और भी इनकी रचनाएं हैं। बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेने 64 खूटे, दो चट्टाने, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। दो चट्टाने, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला था। आरती और अंगारे, धार धार किधर उधर, जाल समेटा, प्रणय पत्रिका, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखिए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश तीनों को बच्चन त्रय के नाम से जाना जाता है। बच्चन त्रय के नाम से उनकी कौन सी रचनाएं जानी जाती है, तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला लिखने के कारण बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक या प्रोधा भी कहा जाता है। कौन सी रचना लिखने के बाद, तो मधुशाला। मधुशाला को अंग्रेजी में हाउस ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है। रामस्वरूप व्यास ने अनुवाद किया। इसका अनुवाद किसने किया था मधुशाला का, तो रामस्वरूप व्यास ने, चतुर्वेदी ने, नहीं व्यास। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मधुशाला का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, तो रामस्वरूप व्यास ने। बच्चन जी को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दो चट्टाने, जो उनकी रचना थी बहुत महत्वपूर्ण थी, उस पर इनको मिला था।
कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी की रचना के लिए तो 2 चट्टानें कब मिला? तो 1968 में। जबकि हरिवंश राय बच्चन को शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। किससे? पद्म भूषण से भी। बच्चन जी ने दोहा और चौपाई में श्रीमद् भागवत गीता का जय काव्य नाम से भी लिखा था। बच्चन जी की और भी के पंक्ति भी है, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो इसको पहले सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग भगवती चरण वर्मा के विषय में। अब इनके बारे में भी देखते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1903 ईस्वी में सफ़ेदपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1981 में। 1933 ईस्वी में प्रतापगढ़ के राजा भद्री सिंह के यहाँ रहे थे। कहाँ रहे थे? प्रतापगढ़ के जो राजा थे भद्री सिंह, उनके यहाँ रहे थे ये। कब रहे थे? 1933 में। प्रतापगढ़ से ये सीधे कलकत्ता चले गए थे, जहाँ उन्होंने फिल्म कॉरपोरेशन में भी काम किया है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ये कलकत्ता से विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था। वर्मा जी फिल्म तथा लेखन के साथ साथ नवजीवन नामक दैनिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया। किसने किया था? भगवती चरण वर्मा में। हिंदी साहित्य में अपनी पहचान उपन्यासों में बनाया। ये स्वतंत्र भारत नामक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। तो समझ सकता है ऐसे कौन से हालावादी कवि थे जो आकाशवाणी से भी जुड़े थे? तो भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा हिंदी में सर्वप्रथम हालावाद शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न हो सकता है कि हालावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भगवती चरण वर्मा ने। इनकी रचनाओं के युगबोध और व्यक्तिक सुख दुख, हर्ष विषाद और आशा निराशा के साथ सामाजिक विद्रोह तथा निम्न वर्ग की पीड़ा बोध परिलक्षित होते हैं। अब इनकी देखते हैं प्रमुख रचनाएं। भगवती चरण वर्मा के कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। एक पतन 1928 में, चित्रलेखा 1932 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। 3 वर्ष, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1964, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सभी ने चौथ राम गोसाई 1970 में, प्रश्न और मरीचिका 1973, धुप्पल चाणक के क्या निराश हुआ जाए, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब इनके भगवती चरण वर्मा की महत्वपूर्ण कहानी भी हम लोग देख लेते हैं। इनकी कहानी कौन कौन सी है? 2 बाके, मूर्छाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। इनकी महत्वपूर्ण कहानी, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब कविता संग्रह के कौन कौन सा है? मधुकर 1932 में है, नदेशर 42 में है, प्रेम संगीत 1937 में है, मानव 1940 में है। यह इनका कविता संग्रह है। नाटक वसीहत, रुपए तुम्हें खा गया, ये इनकी महत्वपूर्ण एकांकी भी देखते कौन कौन सा है। सबसे बड़ा आदमी, यह इनकी एकांकी है। संस्मरण कौन सा? अतीत के गर्त में। कविता कौन सी है? तो भैंसा गाड़ी। इनकी जो रचना टेढ़े मेढ़े रास्ते, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसमें मार्क्सवाद की आलोचना प्रकट की गई है। प्रश्न आ सकता है कि भगवती चरण वर्मा की किस रचना में मार्क्सवाद की आलोचना प्रकट होती है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते में। लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी, इसलिए इसका जवाब देते हुए राघव ने सीधा साधा रास्ता नामक ग्रंथ लिखा था। राघव ने कौन सा लिखा था ग्रंथ? तो सीधा साधा रास्ता। भगवती चरण वर्मा एक कर्ण, द्रौपदी, महाकाल नामक 3 रचनाओं को, इनकी जो रचनाएं थी कर्ण, द्रौपदी और महाकाल नामक, एक ही जिल्द में त्रिपथगा नाम से प्रकाशित करवाया था। त्रिपथगा नाम से कौन सी रचना प्रकाशित करवाया था? उसमें कौन कौन सा रचना शामिल था? तो कर्ण, द्रौपदी और महाकाल। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति भी हम लोग देख लेते हैं भगवती चरण वर्मा की। ये महत्वपूर्ण की पंक्ति, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, कुछ सुन के कुछ अपनी धुन कर ले, जीवन समता की लहर लहर मिटने को बनती यहाँ, प्रिय संयोग क्षणिक फिर क्या, जाने हम कहाँ और तुम कहाँ।
तुम सुधि बन बनकर बार बार क्यों कर जाती हो प्यार मुझे, फिर भी स्मृति बन तन्मयता का दे जाती उपहार मुझे। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अपने प्रकाश की रेखा, तट के तम पर अंकित निश्चिम नियति का लेखा। मस्ती से भर के जबकि हवा सौरभ से बरबस उलझ पड़ी, तब उलझ पड़ा मेरा सपना कुछ नए नए अरमानों से। तू अपनी हो जग अपना है, किस पर अधिकार प्रिय, फिर दुविधा का क्या काम यहाँ, इस पार या उस पार प्रिय। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की, जिसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे कवि नरेंद्र शर्मा। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। नरेंद्र शर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? खुर्जापुर में 1989 को हुआ था। 1989 ईस्वी में, इनका जन्म कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में खुर्जापुर में हुआ था। 1913 में जन्म हुआ था खुर्जापुर में, और इनकी मृत्यु 1989 में मुंबई में हुई थी। तो नरेंद्र शर्मा जी भावुक कल्पना प्रणय कवि थे। कैसे थे? भावुक कल्पना प्रणय कवि थे। नरेंद्र शर्मा महाभारत धारावाहिक के सलाहकार थे। क्या थे? महाभारत धारावाहिक के सलाहकार भी थे नरेंद्र शर्मा। यशोमती मैया से बोले नंद राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये गीत इन्होंने ही लिखी है, और यह गीत लिखकर अपनी कीर्ति में 4 चांद लगा दिया नरेंद्र शर्मा ने। सन 1932 में एशियन गेम की थीम नरेंद्र शर्मा ने लिखी थी। किसका थीम? एशियन गेम की थीम किसने लिखा था? तो नरेंद्र शर्मा ने। नरेंद्र शर्मा की गीत प्रवासी के गीत नामक रचना हुई 1931 में। इनकी प्रथम काव्य ग्रंथ कविता सूल फूल है। इस पर समझ सकता है कि नरेंद्र शर्मा की प्रथम ग्रंथ कविता कौन सा है। तो यह प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो उनकी रचना है सूल फूल, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो चांद में। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1931 में। और इनकी प्रथम कविता कौन सी है? तो सूल फूल इनकी प्रथम कविता है। जबकि प्रथम कहानी प्रयाग दैनिक भारत में सामने आई। नरेंद्र शर्मा की पुस्तक में रूप 1934 में। यह तो प्रकाशित हुई थी 1931 में। सूल फूल प्रकाशित हुई थी 1931 में। 1931 से प्रकाशित हुआ, लेकिन पुस्तक के रूप में कब आया था? तो 1934 में। पुस्तक के रूप में 34 में आया था। उनकी एक रचना और भी, उनकी दूसरी कर्ण फूल, और ये भी पुस्तक के रूप में आई थी। इनकी दूसरी रचना है। नरेंद्र शर्मा को आधुनिक निराशावाद से चिढ़ था। किससे था? आधुनिक निराशावाद से इनको चिढ़ था। इन्हें गीतों में यथार्थवादी दृष्टिकोण की बाहुल्यता है। अब इनकी देखते हैं वर्ण प्रधान ग्रंथ कौन कौन से हैं नरेंद्र शर्मा के। तो प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल 1942 में, अग्निशस्त्र, प्यासा निर्झर, मुट्ठीबंद रहस्य, ये किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा जी की है। कौन कौन सी रचना है? तो प्रवासी के गीत 1939 में, मिट्टी और फूल 1942 में, अग्निशस्त्र 1950 में, प्यासा निर्झर 1957 में, और मुट्ठीबंद रहस्य। अब देखते हैं इनके गीत संग्रह। बहुत रात सोए 1961 में, सूल फूल 1934 में, हंसमाला 1947 में, रक्तचंदन 1950 में, सुबीरा 1945 में, कर्णफूल 1936 में, पलाशवन 1946 में, प्रभात फेरी 1998, कामनी 1943 में। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कदलीवन, द्रौपदी, इनकी ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इनके प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। मनोकामनी, सुवर्णा, लाल निशान, उत्तरजय, द्रौपदी, ये इनके महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। किसके? नरेंद्र शर्मा के। अब देखते हैं अन्य रचनाएं। सत्यम शिवम सुंदरम, मालती माधव, ज्वार भाटा, नरेंद्र हमारी बात, ये किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा की। नरेंद्र शर्मा रक्तचंदन नामक रचना में महात्मा गांधी जी के निधन को सचित्र वर्णन है। किसमें है? तो रक्तचंदन में। नरेंद्र शर्मा अपनी रचना द्रौपदी में 5 लघु सर्गों के साथ रूपक काव्य कहा है। नामवर सिंह क्या कहते हैं? इनकी रचना जो द्रौपदी, उनके विषय में इनका क्या कथन है? द्रौपदी को रूपक न मानते हुए गाथा कहा है। प्रश्न समझ सकता है कि नामवर सिंह ने
नरेंद्र शर्मा के किस रचना को रूपक न मानते हुए गाथा कहा है? तो द्रौपदी को। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, नरेंद्र शर्मा 1934 में प्रयाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका अभ्युदय का भी संपादन कार्य संभाला था। इसके पूर्व यह पत्रिका धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों को उजागर करती थी, लेकिन नरेंद्र शर्मा के संपादकत्व में यह पत्रिका आलोचनात्मक हो गई। क्या हो गई थी? आलोचनात्मक, जिसकी शुरुआत नरेंद्र शर्मा जी ने मैथिली षड्गुप्त की रचना कौन थी? यशोधरा की समीक्षा शीर्षक से किया था। नरेंद्र शर्मा प्रणयानुभूति प्रेम के उन्माद रूप को अपनी कविता में जगह दी। अभ्युदय पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो नरेंद्र शर्मा थे। अब इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं नरेंद्र शर्मा के। आह अंतिम रात वह बैठी रही चुपचाप पास मेरे, शीश कंधे पर धरे बन कुंतलों से गात मेरे। चिड़ स्वर में कहा था अब कब मिलोगे, आज के बिछोड़े न जाने कब मिलेंगे। आज से दो प्रेम योगी अब योगी ही रहेंगे, फिर सत और दिन आते फिर होता सांझ सवेरा। मैंने भी चाहा फिर आए बिछुड़ा जीवन साथी मेरा। कच्चे धागे का सुख सपना टूट गया सो टूट गया। जब नींद उचट जाती पर क्या क्या नींद उचटने से रात किसी की कट जाती। ऐसे हैं सुख सपन हमारे बन बनकर मिट जाते हैं, जैसे बालू के घर नहीं किनारे के। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने हालाबाद को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।